गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 के गणित के चैप्टर नंबर 3 यानी कि चतुर्भुजों को समझना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। कह रहा है भूमिका कह रहा है कि आप जानते हैं कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। कागज जो है क्या, एक समतल का प्रतिरूप है। और जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। जैसे कि कागज पर से क्या कह रहा है कि कागज पर से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। जैसे में देखिए, मान लीजिए ये हमारा पेंसिल में रखा, ये पेंसिल रखा, इसको यहाँ पे हटाए बिना यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया ना। तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं, समतलीय वक्र कहते हैं। क्या, समतलीय वक्र हमें प्राप्त होता है। पेंसिल को क्या कर रहा है कि पेंसिल को कागज से हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो आप एक समतलीय वक्र क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के देखे गए वक्रों को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। स्मरण यानी कि याद करने का प्रयास कीजिए और निम्नलिखित आकृतियों को सम्मिलन कीजिए। ध्यान रखिए, एक आकृति का एक से अधिक वृत्तों से सम्मिलन हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि आकृति और नमूना कौन किससे मिलता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये किस प्रकार से एक रेखाखंड से बनाया हुआ एक सरल आकृति है। किससे बनाया हुआ है, तो रेखाखंडों से बनाया हुआ एक सरल आकृति है। किस प्रकार से उसने बनाया है, तो देखिए इस प्रकार से, और उसके बाद से इस प्रकार से बनाया है ना। तो कह रहा है कि ये क्या है, हाँ, ये जो है ना, ये क्या है, सरल वक्र है। क्या है, सरल वक्र है जो बंद नहीं है। क्या है, सरल वक्र है जो बंद नहीं है। इसका अगर मिलान करना हो तो इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए, ये क्या है, बंद वक्र है, लेकिन ये क्या है, सरल नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये है ना, इसको इस जगह पे काटता है। जब भी अगर कोई सरल आकृति एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटे, तो वो क्या है, वह सरल वक्र नहीं होगा। क्या होगा, वह सरल वक्र नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ना, सरल वक्र नहीं है। क्या है, यह सरल वक्र नहीं है। इसको मिलान करते हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है सरल बंद वक्र। देखिए, ये जो गोला है ना, ये क्या है, एक सरल वक्र बंद है। क्योंकि यह जो जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया था, उस बिंदु पे ला करके इसको हमने यहाँ पे समाप्त किया। तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, सरल बंद वक्र कहते हैं। और उसके बाद से बच्चा चौथा कह रहा है कि बंद वक्र जो सरल नहीं। देखिए, ये जो है ना, यह बंद वक्र नहीं है, बंद वक्र है, लेकिन कह रहा है बंद वक्र जो सरल नहीं है। ये सरल नहीं है क्योंकि ये जो है ना, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या करती है, काटती है। तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, सरल वक्र नहीं है। तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस वक्र को हम सरल कहते हैं और किसे नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि सरल बंद वक्र कैसा होता है, जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया उसी बिंदु पर के ला कर ख़त्म करने पर जो आकृति बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, सरल वक्र बंद कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ला के इसको हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि ये क्या है, एक सरल वक्र है। और खुली आकृति कह दे कि हमने यहाँ पे चालू किया, यहाँ पे ख़त्म, यानी कि जो है ना, ये वक्र है लेकिन क्या है, बंद आकृति नहीं है।
तो आप सभी को यह समझ में आया होगा कि इसे बंद आकृति कहते हैं और किसे हम खुली आकृति कहते हैं। और जब भी कोई भी रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो उस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम सरल वक्र नहीं कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम बहुभुज। यहाँ पे कह रहा है कि बहुभुज किसे कहते हैं, तो बहुभुज केवल रेखा खंडों से बनी हुई, किसे, तो केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखिए ये जितने भी है ना, ये क्या है, रेखा खंडों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो रेखा खंडों से बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सरल बंद वक्र। ओके, या फिर यह वक्र जो बहुभुज है, ये सब भी क्या है, बहुभुज है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए सब क्या है, बहुभुज नहीं है। देखिए केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र, अभी मैंने आप सभी को बताया है कि रेखा खंडों से बना यह एक वक्र नहीं हो बहुभुज नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसने एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेदित किया है, यहाँ पे भी देखिए काटा है, और ये जो है देखिए ये बंद आकृति नहीं है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि किसे हम रेखा खंडों से बनी हुई बहुभुज को, रेखा खंडों से बने हुए सरल बंद वक्र को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। लेकिन यह क्यों नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है, और ये जो है ये क्या है, बंद आकृति नहीं है। तो आप सभी को समझ में आया होगा बहुभुज किसे कहते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए कुछ और बहुभुजों का उदाहरण देने का प्रयास कीजिए तथा कुछ और ऐसे उदाहरण दीजिए जो बहुभुज ना हो। एक बहुभुज की एक कच्ची आकृति खींचिए और उसकी भुजाओं को और शीर्षों को पहचान कीजिए। बहुभुजों का वर्गीकरण देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बहुभुजों का वर्गीकरण किया गया है। हम यह कह रहे हैं कि हम बहुभुजों का वर्गीकरण उसकी भुजाओं के अनुसार करते हैं, या शीर्ष बोले या भुजाओं बोले। आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, यानी कि भुजाओं के अनुसार ही हम बहुभुज का वर्गीकृत कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से बना हो तो त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजाओं से बना हुआ तो चतुर्भुज कहेंगे। ये मैंने आप सभी को इसलिए बता दिया क्योंकि इसके माध्यम से ही हम दिए गए प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए 3 भुजा, एक यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भुजाओं या शीर्षों का संख्या कितना है, यहाँ पे तो 3 है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना है, 3 है, इसलिए हमने क्या बोला, त्रिभुज। और त्रिभुज किस प्रकार से बनता है, तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद से चतुर्भुज, 4 भुजाएं, देखिए इसमें हमने भी कितने भुजाएं, 4 भुजाएं लिए। उसके बाद से 5 भुजाओं वालों को क्या बोलते हैं, पंचभुज कहते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने पंचभुज के निर्माण किया है। ओके, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 भुजाओं से बना है तो षटभुज कहते हैं, 7 भुजाओं से बनता है तो सतभुज कहते हैं, 8 भुजाओं से अष्टभुज कहते हैं, 9 भुजाओं से तो नवभुज कहते हैं, और 10 भुजाओं से बना हो तो 10 भुज कहते हैं। इस प्रकार से हम भुजाओं यानी शीर्षों की संख्या को n से सूचित करते हैं। किससे, n से सूचित करते हैं। ये आप सभी हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं को हम किससे सूचित करते हैं, भुजाओं को हम n से सूचित करते हैं। किससे, n से। ओके, हमेशा याद रखिएगा। ओके, और यदि जब भी आपको वर्गीकरण, तो वर्गीकरण को हम किससे सूचित करते हैं, तो n माइनस भुजा, यानी कि n माइनस भुजा, इस प्रकार से हम इसको सूचित करते हैं। किससे, भुजाओं को। क्या, आकृति का जो नाम होता है उसको हम क्या किससे सूचित करते हैं, तो n माइनस भुजा। देखिए 10 भुज था तो हमने 10 भुज लिखा, उसके बाद से डॉट डॉट करके अब जहाँ पे हमें नहीं पता भुजाओं की संख्या तो हमने उसको क्या लिखा है, n माइनस। देखिए भुजाओं की संख्या n, इसलिए उसका नाम क्या दिया है, n माइनस भुजा, और यहाँ पे आकृति का कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा यहाँ पे कि कितने भुजाओं से बने हुए बहुभुज को हम क्या कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे विकर्ण। ओके, क्या देखेंगे, विकर्ण। कह रहा है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है।
को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं आप विकर्ण, देखिए जो बीचों का बीच का भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। देखिए तो किस प्रकार से ये देखिए क्या है, विकर्ण है, बीचों बीच के विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये सभी क्या है, विकर्ण है। अब देखिए ये विकर्ण है लेकिन ये क्या है, देखिए बाह्य भाग में भी विकर्ण, लेकिन क्या है, बाह्य भाग में। ओके, तो कह रहा है कि क्या आप ऊपर दी गई आकृतियों में प्रत्येक विकर्ण का नाम दे सकते हैं। क्या PQ एक विकर्ण है, क्या रेखाखंड PQ एक विकर्ण है। रेखाखंड LN के बारे में आप क्या कह सकते हैं, LN, ये देखिए LN, ये भी एक क्या है, विकर्ण है, लेकिन वो क्या है, तो वह देखिए बाहर बना हुआ है। हाँ, ये देखिए ये विकर्ण तो अंदर था, लेकिन ये क्या है, आकृति के बाहर बना हुआ एक विकर्ण है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है एक बंद वक्र में अभ्यंतर और बहिर्भाग का क्या अर्थ होता है, आप भली भांति जानते हैं। कह रहा है कि देखिए अभ्यंतर मतलब होता है अंदर का भाग। हाँ, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर का भाग, और बहिर्भाग मतलब होता है कि बाहर का भाग। ओके, जो ये देखिए बाहर का भाग, इसको हम क्या कहते हैं, बहिर्भाग। देखिए ये बाहर दिया गया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अंदर का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर, और ये जो बाहर का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, बहिर्भाग। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यंतर की एक परिसीमा होती है। क्या बहिर्भाग की परिसीमा होती है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा की। देखिए अभ्यंतर का एक सीमा होता है, देखिए अभ्यंतर कितनी है ये इसकी सीमा है, लेकिन बहिर्भाग का कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक है। कह रहा है कि अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। तो आप सभी को समझ में आया होगा अभ्यंतर किसे, अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग कहते हैं, और बहिर्भाग मतलब बाहर के भाग को कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो अब हम जानेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। किसके बारे में, उत्तल और अवतल बहुभुज। यहाँ पर कुछ उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स बहुभुज और कुछ अवतल बहुभुज दिए गए हैं। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों है। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि अवतल और उत्तल बहुभुज के मतलब क्या पहचान है। देखिए तो इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो किसके, वह आकृतियों के अभ्यंतर में है। कहाँ पे, अभ्यंतर में। देखिए इसके विकर्ण किस कहाँ पे, तो आकृतियों के अभ्यंतर यानी कि अंदर के भाग में। लेकिन इसके विकर्ण देखिए, ये तो विकर्ण अभ्यंतर में, लेकिन ये विकर्ण क्या है, देखिए ये विकर्ण, यह विकर्ण, देखिए ये विकर्ण क्या है, ये सब बहिर्भाग में है। तो इससे आप बता सकते हैं कि जिस आकृति का विकर्ण अभ्यंतर में हो उसको हम क्या कह सकते हैं, अवतल, और जिस बहुभुज का विकर्ण बाह्य भाग में उसको हम क्या कहेंगे, तो अवतल बहुभुज कहेंगे। इस प्रकार से आप सभी को पता चला। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सम तथा विषम बहुभुज। क्या, सम तथा विषम बहुभुज। एक सम बहुभुज समबाहुभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसीलिए ये क्या है, समबाहुभुज। यानी कह रहा है कि जिस बहुभुज का भुजाएं और कोण बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, तो समबाहुभुज कहते हैं। यानी कि वर्ग के जो भुजा और कोण सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसके चलते वर्ग को हम क्या कहेंगे, तो समबाहुभुज। मान लीजिए वर्ग है, तो वर्ग देखिए अगर ये 2 सेमी का है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ओके, और जितना डिग्री का ये कोण होगा उतनी डिग्री का ये भी होगा, उतनी डिग्री का वो भी और उतनी डिग्री का वो भी। यानी कि इसके चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार की बहुभुज को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के बहुभुज को हम कहेंगे समकोणिक या फिर समभुज। ओके,
यहाँ पे देखिए उसके उदाहरण दिए गए। यह त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज जो है समकोणिक है। देखिए इसके कोण भी समान है और भुजाएं भी समान, देखिए इसके भी कोण समान भुजा, लेकिन इसके नहीं है। देखिए इसके भी ये दो बराबर है, ये दो बराबर नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ओके, ये देखिए इसमें आमने सामने का कोण बराबर है, ये देखिए ये और ये बराबर है, लेकिन ये और ये अलग है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कौन सा समकोणिक है और कौन सा नहीं। देखिए संकेत ये कह रहा है, ये उपयोग बराबर लंबाई वाले रेखाखंड को दर्शाता है। ये जो क्या है, तो बराबर लंबाई वाले रेखाखंडों को दर्शाता है। ओके, कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में क्या आप किसी ऐसे चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं जो समभुज हो तो समभुज तो हो परंतु समकोणीय ना हो। पिछली कक्षाओं में देखे गए चतुर्भुजों की आकृतियों का स्मरण कीजिए, जैसे आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज इत्यादि। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो समबाहुभुज तो है परंतु समकोणीय ना हो। अब हम यहाँ देखेंगे कोण युग गुणधर्म। ओके, क्या आपको एक त्रिभुज के कोण योग वाला गुणधर्म याद है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे आप सभी को ये याद रखना होगा हमेशा, कोण युग गुणधर्म, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की भुजाओं का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमने इस तथ्य को समझने के लिए जिस विधि का उपयोग किया उस विधि को स्मरण कीजिए। अब हम इन अवधारणाओं को एक चतुर्भुज के लिए प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस पाठ को शुरू करने से पहले जो भी जानकारियाँ प्राप्त करनी थी उसको हमने प्राप्त किया। चतुर्भुज को समझने के लिए जो भी इसके अंदर दिए गए थे जानकारियाँ उसको हमने देखा, और अब हम आप सभी ने चतुर्भुज को समझना पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय प्राप्त किया। अब उसके अनुसार हम दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है यहाँ प्रश्न नंबर 1 की यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। देखिए यहाँ पे आकृतियाँ दी गई, कितनी? 4 और 4 8 आकृतियाँ दी गई है। ओके, कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखिए यहाँ पे दिए गए कुछ सवालों के अनुसार उसको क्या करना है? वर्गीकृत करना है। कह रहा है पहला कि साधारण वक्र, दूसरा साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, और तीसरा बहुभुज, चौथा उत्तल बहुभुज और पांचवा अवतल बहुभुज। ओके, तो चलिए देखते हैं हम क्या कह रहा है। साधारण वक्र, साधारण वक्र यानी कि पेंसिल का नोक जहाँ मतलब एक स्थान पर रखा और वहाँ से फिर से किसी आकृति को बनाने के बाद से अंत उसी बिंदु पर पहुँचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साधारण आकृति बनेगी उस प्रकार से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा। देखिए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा देखिए ये एक जो है ना क्या है? साधारण वक्र, ये भी साधारण वक्र है, उसके बाद से ये भी साधारण, ये भी साधारण, ये भी साधारण वक्र है। ओके, देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए आपको दिखाएंगे साधारण वक्र 1 2 3 4 5 है साधारण वक्र। उसके बाद से ये सभी क्या है? साधारण वक्र है। उसके बाद से कौन सा कह रहा है कि साधारण बंद वक्र। ओके, तो देखिए साधारण वक्र बंद में भी वही 5 आएंगे, यही जो हमने बताया ना आपको, ये 2 3 4 5, ये सभी साधारण है और बंद वक्र है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दूसरा का। देखिए 1 2 3 4 5, यही पांचों जो हैं क्या है? साधारण बंद वक्र हैं। ओके, उसके बाद से कह रहा है कि बहुभुज, तो बहुभुज मैंने आप सभी को बताया था कि रेखाखंडों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ओके, तो आप देख के बताएंगे इसमें कौन सा बहुभुज है। देखिए ये एक बहुभुज, देखिए ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति, 1 या 2, बस 2 ही बहुभुज है, क्योंकि
ये जो है रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति है। और ये इसलिए नहीं है कि ये एक दूसरे को क्या है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो 3 नंबर सवाल था बहुभुज, तो देखिए सी में कौन सा हमने लिया है, देखिए सी में ये बहुभुज रेखा खंडों से बनी हुई आकृति, तो इसमें 1, 2 और 4 ये भी आ रहा है। देखिए रेखा खंडों से बनी हुई आकृति, ये भी रेखा खंडों से बनी हुई आकृति, ऐसा देखिए 1, 2 और 3 ये भी क्या है रेखा खंडों से बनी हुई आकृति। इसमें क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बहुभुज यानी कि रेखा खंडों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ओके, सिर्फ इसने बहुभुज कहा है। ओके, तो हम ये तीनों लेंगे। हाँ, उसके बाद से कह रहा है कि उत्तल बहुभुज, तो उत्तल बहुभुज मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसा आकृति